हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं पीजीआर के जो दो हमारे पीजीआर बचे हुए थे, दैट इज इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। उसे उसके बाद हम करेंगे आज के सेशन में फोटो पेरियोडिज्म, और फिर एक नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वर्नलाइजेशन। और उसके बाद आपका ये चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके प्रीवियस सेशंस की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उससे पहले देख लें, तब जाकर आप इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट में 5 पीजीआर होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी 3 कंप्लीट कर लिया है, दैट इज ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिक एसिड। आज का हमारा डिस्कशन जो रहने वाला है वो इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड को लेकर। नाउ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो, होप सो आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक एंड नोटबुक लेकर बैठे होंगे। सो इथिलीन, इथिलीन से क्या क्या क्वेश्चंस नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इस एनसीईआरटी में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर। सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से एक हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा ऐसा हार्मोन पीजीआर है जो गैसियस स्टेट में मिलता है। तो उसका आंसर क्या है? इथिलीन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। इट इज सिंथेसाइज, इसका सिंथेसिस कहाँ होती है इसकी? इसकी पॉइंट ऑफ सिंथेसिस या लोकेशन ऑफ सिंथेसिस की बात कर लें तो वहां होगी इन लार्ज अमाउंट्स बाई टिश्यूज अंडरगोइंग सीनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। अब जो फ्रूट्स राइपनिंग हो रही हैं यानी पक रही हैं, एंड जो भी प्लांट के टिश्यूज विच आर अंडरगोइंग सीनेसेंस, सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, सीनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। इसका मतलब प्लांट के खास करके वो पार्ट्स जिनमें आपको एजिंग दिख रही हो, या फ्रूट्स हों लेकिन वो फ्रूट्स अब राइपेन हो रहे हो यानी कि पक रहे हों, वहां पर आपको इथिलीन का प्रोडक्शन मैक्सिमम दिखेगा। एक क्वेश्चन तो यहां से फ्रेम हो सकता है। So influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedling। एक तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की है, डाइकॉट सीडलिंग से रिलेट करके एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि जो इथिलीन है उसका आप इन्फ्लुएंस, अगर आप सीड शो करते हैं जमीन में, तो ये रही आपकी सीड। ये एक डाइकॉट सीड होनी चाहिए, मोनोकॉट नहीं, क्योंकि डाइकॉट सीड के लिए ही एनसीईआरटी इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर रही है। तो अगर आप एक डाइकॉट सीड को अगर आप जमीन में सो करते हैं उगने के लिए, देन सीड विल स्टार्ट टू जर्मिनेट, और जब ये जर्मिनेट करेगी उस दौरान आपको तीन तरीके से आपको ये ग्रो करती हुई नजर आएगी। एक, या तो ये हॉरिजेंटल ग्रोथ करे, या तो इसकी ग्रोथ कैसी हो? हॉरिजेंटल हो। या तो इस सीड की ग्रोथ जो हो वो कैसी हो? ऐसे हुक लाइक फॉर्मेशन करके करे, यानी हुक लाइक फॉर्मेशन करे। या तो ये सीड ग्रो करती हुई आपको इस तरह से ब्रॉडनिंग दिखे, यानी कि बीच में क्या दिखे आपको कि मोटी हो रही है, ब्रॉडनिंग एक्सिस। यहां पर आप ये इफेक्ट देख सकते हैं। अगर इस केस की बात की जाए तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हॉरिजेंटल ग्रोथ हुई, हॉरिजेंटल ग्रोथ। इस जगह पर आप देखेंगे तो एक हुक का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं आप, एपाइकल हुक। और इसमें अगर आप देखें तो ब्रॉडनिंग हुई है एक्सिस की, एक्सिस की क्या हुई है? ब्रॉडनिंग। इन्हीं तीन के बारे में यहां डिस्कस किया हुआ है आपके बुक में कि इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन ये किसकी वजह से है। ये जो आप तीनों रीजंस देख रहे हैं ये किसकी वजह से है? तो एनसीईआरटी कहती है कि चाहे वो हुक ग्रोथ हो, हॉरिजेंटल ग्रोथ हो, एपाइकल हुक फॉर्मेशन देख पा रहे हैं आप, एपाइकल हुक फॉर्मेशन, या ये एक्सिस की ब्रॉडनिंग हो, ये तीनों किसकी वजह से है? तो इथिलीन की वजह से है। और इस इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट को एक साथ हम लिखते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे।
तो अगर आ जाए ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो एसे इज रिलेटेड टू विच पीजीआर, तो आप कहेंगे इथिलीन। इसका आंसर क्या होगा? इथिलीन। ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन। ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इथिलीन promotes senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है नेक्स्ट कि विच डैश देकर वो आपसे पूछ सकता है प्रोमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन। सेनेसेंस का मतलब अगेन आपको बताया जा रहा है, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। एब्सिशन ऑफ प्लांट मतलब जिसमें भी आप देखें, जैसे कि मान लीजिए आप एक लीफ देखते हैं, जब ये लीफ यंग है तब ये लीफ आपको दिखेगी कि ये ग्रीन है। ये लीफ कैसी आपको दिखेगी कि ये ग्रीन है, ये लीफ का पेटियोल और ये ग्रीन दिखेगी लीफ। लेकिन जैसे ही लीफ में सिनेसेंस होगा यानी कि एजिंग होगी, तो आप देखेंगे कि ये लीफ धीरे धीरे पीला पड़ने लगा, येलोइंग ऑफ लीफ होने लगी। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके इस लीफ बेस के पास यहाँ पर एब्सिशन हो जाता है, यानी कि एब्सिसिक एसिड के लेयर का फॉर्मेशन। एब्सिशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एब्सिसिक एसिड। अब इसके होने की वजह से क्या होगा? इसके होने की वजह से क्या होगा? इट विल इनहिबिट द वाटर। वाटर की एंट्री यहां से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यहां पर क्या होंगी? यहां पर सेनेसेंस आपको दिखेंगी, पानी यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। तो अब ये लीफ की क्या हो जाएगी? अब ये लीफ यंग नहीं दिखेगा, बल्कि अब इसकी सेनेसेंस हो जाएगी, यानी कि एजिंग हो जाएगी। और धीरे 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 जैसे ही एब्सिशन लेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये लीफ पूरी तरह से डेड होने लगती है और हो जाती है, तब ये लीफ यहाँ से फॉल कर जाती है ना? ऐसा ही आपने फ्रूट्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पर एब्सिशन को प्रमोट किसने करवाया? इथिलीन ने। यहीं पर ये बात की गई है कि इथिलीन प्रमोट करवा रहा है। ठीक है, सिनेशंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, प्रमोट कर रहा है। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग से अगर क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा गया है, तो आप किस प्लांट हार्मोन का नाम देंगे? दैट इज इथिलीन। इट इनहेंसेस द respiration rate during ripening of fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climactic. अब ये respiratory climactic क्या है और किस चीज की वजह से है, इस जगह पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। देखिए, यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि जो आपका इथिलीन है ना, तो इथिलीन क्या किया कि इथिलीन ने एक इसका फंक्शन भी हो गया एक, कि इथिलीन प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग, या आप लिख सकते हैं प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इट प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब ये जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फ्रूट को ये पकाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जब भी फ्रूट राइपन होता है, आप एक राइपन फ्रूट को देखेंगे, जब एक फ्रूट राइपन हो रहा होता है, राइपन फ्रूट, तो उस फ्रूट को जब आप देखेंगे, तो एक्चुअली उस फ्रूट के अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है वहां पर? क्योंकि वो एनर्जेटिक प्रोसेस, वहां पर एनर्जी की जरूरत है, तो वहां पर एनर्जी को प्रोवाइड करवाने के लिए वहां पर जितने भी फूड है वहां पर, वो अब उनकी लाइसिस होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने ग्लूकोज की लाइसिस पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस किस में पढ़ा था आपने? जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसका फर्स्ट स्टेप ही है ग्लाइकोलिसिस। तो जो भी फूड वहां पर होंगे वो यूटिलाइज होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो राइपेन होने शुरू हो रहे हैं, वहां पर एनर्जी जनरेट होना शुरू हो रहा है। तो एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनते हैं। सो अगर पूछा जाए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन वहां घट रही है या बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। कहाँ पर? राइपेन फ्रूट में। तो
तो ये एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट याद करना पड़ेगा। तो अब जो इथिलीन है उसका एक काम क्या है, इट प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो अगर हम राइपेंड फ्रूट में देखें वहां रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो रही है, इट इंक्रीजेस, और इसी को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है क्लाइमैक्टिक। ठीक है, तो क्लाइमैक्टिक राइपनिंग। तो अगर क्लाइमेटिक रैपनिंग से क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि इथिलीन प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड इन राइपेन फ्रूट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमेटिक राइपनिंग। वेरी गुड। नाउ अब चलते हैं इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक फंक्शन हमने डिस्कस किया, इट प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट। दूसरे फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड फंक्शन ये क्या करता है, इट प्रोमोट्स, अभी हमने देखा था, इट प्रोमोट्स एब्सेशन ऑफ लीफ, एब्सेशन ऑफ लीफ। फ्लावर की बात कर लें या फ्रूट की बात कर लें, है ना, उसमें भी प्रोमोट करता है। एक और फंक्शन की बात कर लें, जितनी भी एनसीईआरटी देती है वो कहती है इट प्रोमोट्स इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और फंक्शन की बात करती है एनसीईआरटी, इट प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इट प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक और फंक्शन की बात करती है एनसीईआरटी, इथिलीन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। तो इथिलीन क्या करता है, इट ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी। अब सीड डॉर्मेंसी को ये क्या करता है, ब्रेक करता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इथिलीन सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब सीड जर्मिनेशन को ये अलाउ कर रहा है ना। इसका मतलब इट इनिशिएट्स जर्मिनेशन स्पेशली इन पीनट सीड्स। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इथिलीन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, ताकि वो पानी के ऊपर ही रहें, पानी के नीचे ना आए। इथिलीन ऑल्सो प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, thus helping the plant to increase their absorption surface। अब यहाँ से आप देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक एक पॉइंट आपके लिए काम कर सकता है रोल ऑफ इथिलीन के लिए। जैसे इथिलीन क्या और कर रहा है, हम सारे पॉइंट्स को एक ही बार डिस्कस करेंगे। इथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ मैंगो भी याद रख लीजिएगा, मैंगो में भी होता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. The most widely used compound as source of ethylene is इथेफोन। इथेफोन को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इस रोल को। जो भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर हमने देखा, इट प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और उसके रिलेटेड जो क्लाइमेटिक राइपनिंग जो दी हुई थी वो हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि इट प्रोमोट्स एब्सेशन ऑफ लीफ, इट प्रोमोट्स एब्सेशन ऑफ लीफ, फ्लावर और फ्रूट। इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इट प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फिफ्थ। ठीक है, इट प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ, जो दी हुई है एनसीईआरटी में, इट प्रोमोट्स growth of, it promotes growth of rice plant, it promotes growth of rice plant। कैसे, in the lowermost internode
एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, एक प्लांट है ना? ये प्लांट है और ये इसकी रूट है और यहाँ पर तो वाटर है, सॉइल है ना? ये अंडरग्राउंड की पार्ट है, ये लेवल हमने बताया है। अब अगर हम देखें तो ये सपोज ये प्लांट है राइस की, तो ये इसका क्या हुआ? ये इसका नोड, नोड और दो नोड के बीच में इंटरनोड। तो इसको आपने बोला कि ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है और दो नोड के बीच में ये जो सेपरेशन हुई वो क्या हो गई? इंटरनोड। अब ये क्या करेगा इथिलीन? इथिलीन किस चीज को प्रमोट करवाएगा कि जब आपने देखा कि इथिलीन इसमें क्या करेगा, सेम डायग्राम को हम बना रहे हैं इथिलीन के इफेक्ट के साथ। ये लेवल सेम रहने वाला है, रूट्स वही रहेंगी, लेकिन इसने क्या किया? लोअर नोड को इसने इलोंगेट करवा दिया। ध्यान रखें, लोअर नोड को इसने इलोंगेट करवा दिया है, यानी कि ये जो लोअर नोड है ये, इसे इसने और सतह से और ऊपर करवा दिया। ठीक है, बाकी सारे नोड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसने लोअर नोड को क्या किया? ये जो लोअर नोड है, लोअर नोड है, अब जिसकी वजह से क्या होगा? इंटरनोडल इलोंगेशन। ये जो लोअर इंटरनोडल इलोंगेशन है इसकी क्या हो जाएगी? ये इलोंगेट कर जाएगी। अब जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये पानी की सतह से और ऊपर चला जाएगा। और एक चीज इसने और क्या किया, जो पेटियोल था, पेटियोल, इसको पेटियोल को भी इसने इलोंगेट करवा दिया। ये जो पेटियोल है इसको भी इसने क्या किया? इलोंगेट करवा दिया। ठीक है, यानी कि अगर ये पेटियोल इलोंगेट होने की वजह से क्या हो गए कि ये पानी की सतह से और ऊपर चले गए। ठीक है, इसी का जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी में। यहाँ पर अगर आप पॉइंट पर देखें, सो इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ राइस प्लांट इन द लोअर मोस्ट इंटरनोड एंड पेटियोल। लोअर मोस्ट, ये जो इंटरनोड, नोड और नोड हुआ, ये जो लोअर मोस्ट जो इंटरनोड हुआ उसको ये क्या करता है? जमीन से और ऊपर भेज देगा ताकि वो पानी की सतह में आकर खराब ना हो, और प्लस ये पेटियोल को भी इंक्रीज करवा देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6 पॉइंट। इट प्रोमोट्स सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल। यही लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है ये? इट प्रोमोट्स, ये नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रोमोट्स सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इट प्रोमोट्स सिंक्रोनाइज्ड या सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ, यहाँ मिस है, स्पेशली इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंक्रोनाइज जो वर्ड है, सिंक्रोनाइज ऑफ फ्लावर एंड फ्रूटिंग, इसका मतलब क्या है? ये सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ? सिंक्रोनाइज ऑफ फ्लावर एंड फ्रूटिंग का मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनाइज करना मतलब किसी दो काम को एक साथ सेट करना कि कौन सा काम पहले होगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम हो जाना चाहिए। सो दोनों काम को, यानी कि फ्लावरिंग होगी पहले, उसके बाद उसकी फ्रूट सेट होगी, यानी कि पहले फ्लावरिंग होगी उसके बाद उसका फ्रूट बनेगा, फ्रूट आएगा। तो ये दोनों काम को सिंक्रोनाइज करवाना, ऐसा नहीं कि फ्लावर आ गए फ्रूट सेट होगा ही नहीं, है ना? पहले कभी फ्रूट सेट होगा नहीं, पहले फ्लावर आएगी, उसके बाद फ्लावर के बाद पॉलिनेशन, देन पॉलिनेशन के बाद उसकी फ्रूट सेटिंग। तो ये इस काम को सिंक्रोनाइज करवाता है, ये कौन? इथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास सेवेंथ फंक्शन, सेवेंथ रूल जो एनसीईआरटी कहती है, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। सो इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है, मतलब सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है, सीड डोरमेंसी। एंड बर्ड डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर, एंड बर्ड डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर। इसके लिए स्पेशली एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी पीनट, स्पेशली पीनट लिखती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पेशली करके लिखती है तो एनसीईआरटी, तो नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद
इसमें लिखा हुआ है एक काम, तो ये सारे रोल हो गए। अब आता है एक इथेफोन। एक्चुअली इथेफोन होता क्या है? वो देखिए पहले। इथेफोन इज़ एक्चुअली द एक्वस फॉर्म ऑफ द इथिलीन। तो सबसे पहले इथेफोन को आप समझ लें कि इथेफोन क्या होता है। इथेफोन is the aqueous form of ethylene। क्योंकि इथिलीन क्या होता है? गैसियस स्टेट में। उसका एक्वस फॉर्म अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? इथेफोन। इथेफोन ही हम यूज करते हैं कॉमर्शियली। सो अब ये इथेफोन से रिलेटेड कुछ बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इथेफोन इज एन एक्वस सॉल्यूशन एंड इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस इथिलीन स्लोली। बाकी और भी क्या इंफॉर्मेशन है, अभी एक राउंड ले लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इथेफोन इज द एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन, सबसे पहली चीज, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये? दूसरी, अगर हम इसके रोल की बात करते हैं, यानी कि इथेफोन की रोल की बात करते हैं, तो इसके इन तीनों रोल्स को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। ये इथेफोन का रोल है। सबसे पहली चीज क्या? कि इट प्रोमोट्स राइपनिंग इन एप्पल एंड टोमेटो, ये दिया हुआ है आपकी बुक में। सेकेंड रोल अगर हम पढ़ें तो सेकेंड क्या है? थिनिंग ऑफ फ्रूट। तो इट प्रोमोट्स या कॉजेज थिनिंग। थिनिंग का मतलब, थिन का मतलब पतला, थिन करना, पतला करना। थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल। थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल किसमें? तीन चीजों में। किसमें किसमें? एक तो चेरी में, दूसरा वॉलनट में, थर्ड इज कॉटन। तो अगर इन तीनों में पूछा जाए कि थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल इन चेरी, वॉलनट एंड कॉटन इज कॉज्ड बाय, तो आप कहेंगे इथेफोन। एक थर्ड इसका रोल है, इट प्रोमोट्स इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावरिंग। ये है फीमेल का सिंबल। इट प्रोमोट्स फीमेल फ्लावरिंग, मेल फ्लावर नहीं, फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर। और जिसकी वजह से कुकुम्बर, खीरा ककड़ी जो आप खाते हैं ना, वो। अब फीमेल, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, जिसकी वजह से क्या होगी? एक्चुअली आप ये अगर गौर करें तो एक्चुअली ये फीमेल फ्लावर ही है, जिसमें क्या होगी? ओवरी होगी। और ये ओवरी ही है जो बाद में चल के क्या बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना? फ्रूट। फ्रूट। तो अगर हम बात करें कि फ्रूट का फॉर्मेशन, तो क्या कर रहा है ये? कुकुम्बर में फ्रूट के फॉर्मेशन यानी इल्ड को बढ़ा रहा है। तो ये सही बात है ना? ये देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, इथेफोन हास्टेंस यानी कि फास्ट करता है फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सेलरेट्स एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। इट promotes female flower in cucumber, thereby increasing the yield, increasing the productivity yield। ये यही बात का जिक्र कर रहा है जो भी आप यहाँ पर आपको चीजें समझाई गई हैं। नाउ अब आपका इथिलीन हो जाता है कंप्लीट। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपके पास एब्सिसिक एसिड। अब इथिलीन कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज दैट इज द एब्सिसिक एसिड। लेकिन इथिलीन से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई हैं, बट फिर भी क्वेश्चन आते हैं कि इथिलीन का अगर पूछे कि प्रिकर्सर क्या है, किससे ये बना हुआ है प्रिकर्सर, तो इथिलीन का जो प्रिकर्सर है वो है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिथ्योनिन ही एक ऐसा एमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है। मिथ्योनिन एक ऐसा एमाइनो एसिड है जिसमें क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड as mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy।
ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है एब्सिशन फॉर्मेशन को एंड डोरमेंसी को, यानी कि इट प्रमोट्स डोरमेंसी। ठीक है, बाकी सारे क्या थे? ब्रेक सी डोरमेंसी, यानी कि सी डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे थे। ये क्या कर रहा है? सी डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है, मतलब कि सीड को जर्मिनेट करने से रोक रहा है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एब्सिसिक एसिड को लेकर। बट लाइक अदर पीजीआर, इट ऑल्सो, जो दूसरे पीजीआर हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस तरह से इसका भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत वाइड रेंज तक इसका इफेक्ट और भी देखने को मिलता है। इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अगर हम बात करें कि ये प्रोमोटर की तरह बिहेव करता है या इनहिबिटर की तरह, तो आप कहेंगे इट जनरली एक्ट्स एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर and an inhibitor of plant metabolism also. Abscisic acid inhibits seed germination. Abscisic acid क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि सीड जर्मिनेशन की प्रॉपर्टी को अगर हम ले लें तो गिबरलिक एसिड क्या कर रहा था? प्रमोट। इथिलीन भी प्रमोट, यानी कि उसके रिलेशन में इसका रोल हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट, और इस अपोजिट रोल को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इन नेचर। एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक, अगर पूछे कि एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हार्मोन, तो आप कह सकते हैं आराम से गिबरलिक एसिड। ठीक है, इथिलीन भी। सो एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन एपिडर्मिस एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। एब्सिसिक एसिड एक और काम करता है कि इसका हम रोल ले लेते हैं यहाँ पर एब्सिसिक एसिड का। तो अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड को लेकर, तो ये रही इसकी रोल, एब्सिसिक एसिड। तो अगर हम रोल की बात करें, उसी में इसके फंक्शंस आ जाएंगे। रोल, रोल में अगर हम बात करें तो एक तो इसका रोल हो गया, आपने देखा कि इट इज ओवरऑल बिहेविंग एज इनहिबिटर। ये इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, इनहिबिटर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा अगर हम इसका रोल करें, अगर हम बात करें, सो इट इज एंटागोनिस्टिक। इट इज एंटागोनिस्टिक, इसकी अपोजिट बिहेवियर एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिक एसिड, यानी कि गिबरलिक एसिड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करवाता है, तो इसका उल्टा काम है, ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा, यानी कि सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। थर्ड आ जाती है आपकी बात कि इट प्रोमोट्स सीड डोरमेंसी हो गई, कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ सीड मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, ये भी करता है। और ये क्या काम करेगा? एक इम्पॉर्टेंट, कि जब पानी कम होगा, यानी कि इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन, इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन, ये काम इसका बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बढ़िया है। ये एक्चुअली करेगा क्या? स्टोमाटा को क्लोज कर देगा। इट कॉजेज स्टोमाटा टू क्लोज, स्टोमाटा को क्या करवा देगा? ये क्लोज करवा देगा। अब ये जब स्टोमाटा, जब ये हैं, ये स्टोमाटा क्लोज हो गए हैं, है ना, ये क्लोज हैं, तो अब ये कहाँ, यहाँ से क्या होगी? यहाँ से H2O वेपर फॉर्म में रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टोमाटा क्लोज है। तो ऐसा होना भी चाहिए। इसका मतलब इस स्ट्रेस कंडीशन को ये बियर करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। इट इज हेल्पिंग द प्लांट टू बियर दिस स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन क्या है? वाटर की स्कैर्सिटी। सो इट क्लोजेज द स्टोमाटा, और क्लोज होने की वजह से इट विल नॉट अलाउ ट्रांसपिरेशन टू अकर, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह से उस स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को बियर करने में, रहने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस हार्मोन के नाम पर सिर्फ एब्सिसिक एसिड का नाम पूछा जाता है। Therefore, it is also called as the stress hormone. Abscisic acid plays an important role in seed development, maturation and dormancy. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एब्सिसिक एसिड का, किसमें? सीड के डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में एंड डोरमेंसी में। एक प्लांट के अंदर सीड बन गया, अब ये सीड मैच्योर होगा, है ना, अपने डोरमेंट, यानी कि इसकी खुद की डेवलपमेंट होगी, फिर ये मैच्योरेशन फेज में जाएगा, मैच्योर होगा, और ये डोरमेंट स्टेज में रखने तक के लिए एब्सिसिक एसिड का ही रोल है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी,
एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। भाई जब ये एब्सिसिक एसिड इसको हेल्प कर रहा है इस डेसिकेशन में, यानी कि विथस्टैंड डेसिकेशन, यानी कि जब वाटर कम है उस कंडीशन को बियर करने में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जो भी फैक्टर्स जो अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ है उनमें इसको बियर करने में प्लांट को ये हेल्प कर रहा है। इन मोस्ट situations abscisic acid acts as an antagonistic to gibberellic acid। ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझाया जा चुका है। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PZR has some role to play। भाई प्लांट की ग्रोथ से, यानी कि अगर हम सीड की बात करें, सीड बना, सीड ने जर्मिनेशन शो किया, किस तरह का जर्मिनेट कर रहा है वो अलग कहानी है। जर्मिनेट करके इसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ करके ये अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी कर रहा है, और उसके बाद इसकी सिनेसेंस भी हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ना किसी प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर का यूज तो है ही। सच रूल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। अब इसमें हो सकता है कि इस जगह पर दो तीन प्लांट हार्मोन एक्ट कर रहे हो, तो कुछ एक दूसरे के अपोजिट भी काम कर सकते हैं, कुछ एक जैसा भी काम कर सकते हैं। इफ दे आर बिहेविंग अपोजिट टू ईच अदर तो उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्टिक बिहेवियर। इफ दे आर बिहेविंग इन अ सेम वे तो उसे हम कहेंगे, यानी सेम नेचर, तो हम कहेंगे दे आर सिनर्जिस्टिक। उनका बिहेवियर एक जैसा है, सिनर्जिस्टिक, एगोनिस्टिक। सिनर्जिस्टिक कहें या एगोनिस्टिक कहें, बात सेम है। सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरैक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट। कोई भी प्लांट में इवेंट जो चल रही है वहां पर हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा पीजीआर रोल प्ले कर रहे हो और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। इंटरैक्शन का तरीका एगोनिस्टिक यानी कि सिनर्जिस्टिक यानी कि एक जैसा, या अपोजिट दैट इज एंटागोनिस्टिक हो सकता है। एग्जाम्पल डोरमेंसी इन सीड्स, बर्ड, एब्सिशन, सीनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस एक्सेट्रा हुआ। अब आपको एनसीईआरटी कहती है, रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। एक चीज याद रख ले कि प्लांट हार्मोन चूंकि बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर बन रहा है, तो इसका कंट्रोल कैसा है, इंट्रिंसिक, यानी कि बॉडी के अंदर से ही ये कंट्रोल कर रहा है। बॉडी के डेवलपमेंट के, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में, सीनेसेंस में, along with genomic control and extrinsic factor। किसके साथ साथ, genomic control and the extrinsic factor। extrinsic factor क्या हुआ, जीनोमिक कंट्रोल तो सबसे पहले जीनोमिक कंट्रोल आप समझ जाइए, जब आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, ये आगे पढ़ेंगे, तो जेनेटिक मेकअप होता है। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में टॉल के लिए टी जीन है, तो वो प्लांट टॉल बनेगा ही बनेगा, है ना, क्योंकि उसके पास वो जीन है। लेकिन अगर किसी प्लांट के पास कैपिटल टी जीन नहीं है, सिर्फ स्मॉल टी है, तो चाहे आप कुछ भी उसे दे दें, वो टॉल नहीं बन सकता, वो ड्वार्फ ही होगा। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर अगर हम इस प्लांट को, अगर हम एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि बाहर से अगर हम दे दें, तब ये प्लांट टॉल में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन इससे इसकी जेनेटिक मेकअप नहीं चेंज होगी। ये अपने जनरेशन में टॉल हो गया है, जैसे कि हमने गिबरलिक एसिड दे दिया, अब ये प्लांट है शॉर्ट। अब इसमें क्या हो गया, हमने गिबरलिक एसिड दे दिया, तो अब ये प्लांट क्या हो जाएगा, चूंकि इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगी, तो प्लांट क्या दिखेगा हमें, टॉल। तो ये क्या टॉल, अगर ये ड्वार्फ था, इसकी जेनेटिक मेकअप ये थी, हमने गिबरलिक एसिड दे दिया, प्लांट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टॉल प्लांट। ठीक है। तो क्या इस प्लांट का जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो गया, आंसर इज नो। स्टिल इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट अभी भी स्मॉल टी ही है। अब यहाँ रीजन ये है कि जिबरलिक एसिड के इन्फ्लुएंस में इसकी इंटरनोडल इलोंगेशन हुई है, ना कि इसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया है। तो आई थिंक आप ये पॉइंट समझ सकते हैं। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है बाहरी जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल, वाटर, मॉइस्चर, सनलाइट, ये सारी चीजें, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Many of the extrinsic factors such as temperature, light, control plant growth and development via PGR। ये भी हमने देखा है, जैसे मान लीजिए अपने अपने बालकनी में टब रखा है, उसमें प्लांट लगा के रखा है आपने, उस प्लांट का ग्रोथ आप देखेंगे टुवर्ड्स सनलाइट है, जिधर से सनलाइट आएगी आप देखेंगे वो उसकी बेंडिंग उधर ही हो रही है। अब आप अगर ग्रोथ के बाद अगर वापस आप उस गमले को घुमा दे अपोजिट, तब आप देखेंगे वापस से उसकी ग्रोथ कुछ दिनों के बाद चेंज हो रही है टुवर्ड्स द सनलाइट। तो ये जो मूवमेंट क्यों हो रही है, पीजीआर के इन्फ्लुएंस में ही हो रही है। बाहर फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ क्या काम कर रहा है, सनलाइट।
Some of the events, such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement, etc. ठीक है, वर्नलाइजेशन तो हमें अभी डिटेल में पढ़ना भी है. वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम द एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग. इसीलिए हम इस दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि एक तो फोटो पैरिडिज्म और दूसरा हो गया आपका वर्नलाइजेशन. फोटो पैरिडिज्म में हम पूरा का पूरा लाइट पर फोकस करेंगे, यानी कि फोटो मतलब लाइट, पेरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी कि कितनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए किसी प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए. वर्नलाइजेशन हम बात करेंगे लो टेम्परेचर का, यानी कि इसमें ये जो दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक तो लाइट और दूसरा लो टेम्परेचर, इसको लेकर यानी कि टेम्परेचर, इन दोनों को लेकर जिक्र करेंगे बहुत ही डिटेल में. ठीक है, अब हमारा हो जाता है पीजीआर यहाँ से कंप्लीट. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फोटो पैरिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन को लेकर. तो सबसे पहली चीज फोटो पैरिडिज्म. फोटो का मतलब सनलाइट, पैरिडिज्म का मतलब ड्यूरेशन. सो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग. कितनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए प्लांट को फ्लावर करने के लिए? क्या एक ही जैसी फोटो पैरिडिज्म ड्यूरेशन ऑफ लाइट सारे प्लांट को चाहिए? ठीक है, तो आंसर इज नो. आपने देखा होगा डालिया को क्यों आपने देखा है सिर्फ विंटर सीजन में खिलते हुए, उसे आपने कभी गर्मियों में नहीं देखा है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स आपने जरूर गौर किए होंगे जो सिर्फ आपको गर्मियों में दिखते हैं, जो सिर्फ आपको सर्दियों में दिख रहे हैं. तो इसका मेन रीजन है ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग. जिसको जैसी ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उनको वो ड्यूरेशन जब मिलेगी तब वो फ्लावर करेंगे. इसी बेसिस पर हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स हैं. एक आ जाता है आपके पास, मैं चलते हैं हम अपने स्लाइड पर. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी कि फोटो पैरियोडिज्म, यानी कि फोटो मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट की ड्यूरेशन. सो ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग. फ्लावरिंग करने के लिए कितनी लाइट की ड्यूरेशन चाहिए? ठीक है, इस बेसिस पर हमारे पास प्लांट्स हैं तीन कैटेगरी के. एलडीपी, जिसे आप कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट. एक है आपके पास एसटीपी, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट. और एक आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ड्यूरेशन ऑफ फोटो पैरिडिज्म है, वो फ्लावर करता है. ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इसे आप कहते हैं न्यूट्रल डे न्यूट्रल प्लांट. तो एक तो आपने देखा लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी, एक आपने देखा एसटीपी. ठीक है, नाउ चलिए, नाउ तो आपके पास एक लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि इसे क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि इट रिक्वायर्स इंक्रीजिंग डे लेंथ. इसे क्या चाहिए? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स इंक्रीजिंग डे लेंथ.
ठीक है। अब शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? इट रिक्वायर्स डिक्रीजिंग डे लेंथ। तो आई थिंक आपको यहाँ से बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको एग्जाम्पल लेने के लिए हम 2 सीज़न ले लेते हैं। एक हमारे पास है विंटर सीज़न और एक हमारे पास है समर सीज़न, ठीक है? अब आप बताइए, जब आप विंटर से समर की तरफ मूव करते हैं, जब आप विंटर से समर की तरफ जाते हैं, तो डे लेंथ इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है? जब आप विंटर से समर की तरफ जाएँगे तो आप देखेंगे डे लेंथ इज इंक्रीजिंग, होता है ना ऐसा। और जब आप समर से टुवर्ड्स विंटर की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे डे लेंथ इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो आप हमें बताइए कि आप कब देखेंगे इन सनलाइट, ये जो आपके पास जो दिखेंगे, जो फ्लावरिंग होंगे लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट्स में, ये कब आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब विंटर से जब समर की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग डे लेंथ हो रही है। तो एलडीपी फ्लावर कब करेंगे? जब विंटर से समर के सीजन में हम मूव करेंगे तब एलडीपी प्लांट फ्लावर करेंगे, ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग, इट रिक्वायर्स इंक्रीजिंग डे लेंथ, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एलडीपी प्लांट कब फ्लावर करेंगे? जब हम विंटर से समर की तरफ मूव करेंगे तब। अब हम बात कर रहे हैं एसडीपी की। एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट, इट रिक्वायर्स डिक्रीजिंग डे लेंथ। तो डिक्रीजिंग डे लेंथ हमें कब मिल रहा है? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द समर सीजन टुवर्ड्स विंटर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिक्रीजिंग डे लेंथ हो रही है। तो इस जगह पर हमें कौन फ्लावर करता हुआ दिखेगा? एसडीपी। ये हमने क्यों समझाया? इसलिए कि जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि एसडीपी प्लांट यानी कि शॉर्ट डे प्लांट कब फ्लावर करेंगे, आपका आंसर होता है यहाँ पर कि ये तब फ्लावर, ये विंटर में फ्लावर करेंगे। ये कब फ्लावर करेंगे? विंटर में। ये स्टेटमेंट और ये आंसर एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि इसका आप आंसर ये नहीं कह सकते कि ये विंटर में करेगा और लॉन्ग डे प्लांट समर में करेगा। आपको इसका आंसर देना पड़ेगा कि एसडीपी प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इट रिक्वायर्स डिक्रीजिंग डे लेंथ, सो दे विल फ्लावर ड्यूरिंग डिक्रीजिंग डे लेंथ। और ये डिक्रीजिंग डे लेंथ कब मिल रहा है हमें? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम समर टुवर्ड्स विंटर, ठीक है। समर से जब हम विंटर की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तब ये प्लांट फ्लावर करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, इसीलिए आप, अगर हमने डालिया का एग्जाम्पल लिया तो आप कह रहे हैं कि डालिया कब आपको मिलेगा? आप कहते हो डालिया हमें दिसंबर के महीने में, हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखने को मिलता है। आप कहेंगे मैम ये तो विंटर सीजन है। उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस कब हुई थी? उस प्लांट को आपने कब लगाया था? उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट कब हुई? जब डिक्रीजिंग डे लेंथ हुई है। बात समझ में आ रही है? जब इंक्रीजिंग डे लेंथ हुई है तब नहीं हुआ है। जब इन डिक्रीजिंग डे लेंथ डिक्रीज हो रहा है तब हुआ है। तो इसलिए आप ये विंटर और ये समर का कॉन्सेप्ट आप नहीं यूज करेंगे। अब एक काम आता है यहाँ पर कि एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है क्रिटिकल डे लेंथ करके। आपसे पूछा जाता है क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल डे लेंथ, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात तो क्रिटिकल डे लेंथ आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक, और एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। अगर एक लॉन्ग डे प्लांट है और इस लॉन्ग डे प्लांट का अगर क्रिटिकल डे लेंथ ये दिया हुआ है, मान लीजिए 13 आवर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और एक शॉर्ट डे प्लांट है और इसका अगर क्रिटिकल डे लेंथ, इसका क्रिटिकल डे लेंथ ये दिया हुआ है अगर मान लीजिए 11 आवर्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहली चीज, अगर हम एलडीपी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एलडीपी है, प्लांट कैसा है? एलडीपी, यानी ये एक ऐसा प्लांट है जो एक लॉन्ग डे प्लांट है। इसकी रिक्वायरमेंट है इंक्रीजिंग डे लेंथ।
और इसकी CD यानी कि क्रिटिकल डे लेंथ दी हुई है 13 आवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसको आप अगर 13 आवर्स से ज़्यादा अगर इट रिक्वायर्स मोर देन यानी कि इट रिक्वायर्स मोर देन 13 आवर्स ऑफ लाइट या डे लेंथ कह लें, देन इट विल फ्लावर। बात समझ में आ गई? चूंकि ये एक लॉन्ग डे प्लांट है तो आपको इसके क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा आवर देना पड़ेगा डे लेंथ का, यानी कि लाइट ड्यूरेशन का, एक्सपोजर टू लाइट, तभी जाकर ये फ्लावर करेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगर ये एसडीपी प्लांट हुआ, मान लीजिए ये प्लांट एक एसडीपी प्लांट हुआ, तो प्लांट की कैटेगरी क्या है? ये एक एसडीपी प्लांट है। इसका क्रिटिकल डे लेंथ क्या है? 11 आवर्स। इसका मतलब ये कब फूल देगा, कब फ्लावर करेगा? इट रिक्वायर्स less than it requires less than 11 hours of light exposure, then it will flower, then it will flower। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्रिटिकल डे लेंथ से हमें कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अगर आप पहले ये देख लें, या तो वो क्रिटिकल डे लेंथ से आपको पूछ सकता है कि अगर क्रिटिकल डे लेंथ 13 आवर्स है और उसको 13 आवर्स से ज़्यादा अगर हम एक्सपोजर दे रहे हैं तभी जाकर वो फ्लावर कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी का प्लांट हो सकता है? तो आपको कहना है क्रिटिकल डे लेंथ से अगर ज़्यादा चाहिए तो एलडीपी, क्रिटिकल डे लेंथ से अगर कम चाहिए तो वो एसडीपी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर। यहां पर दी हुई है इंफॉर्मेशन। It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. It also it is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light. For example, some plants requires the exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration, और जिसे आप कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और जिसको इस क्रिटिकल से कम चाहिए उसे आप कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है। लॉन्ग डे प्लांट है तब अलग, शॉर्ट डे प्लांट है तब अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लॉन्ग डे प्लांट है यानी एलडीपी, ये एक शॉर्ट डे प्लांट है एसडीपी, और एक डे न्यूट्रल प्लांट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लॉन्ग डे प्लांट को, ठीक है, अगर इस क्रिटिकल पीरियड से एबव दिया है टेम्परेचर तब जाकर इसमें फ्लावरिंग हुई है, लेकिन अगर आपने इस क्रिटिकल डे लेंथ से बिलो बिलो दिया है एक्सपोजर ऑफ लाइट तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट में अगर आपने क्रिटिकल टाइम से, क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर आप बिलो देंगे तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर आप ये ज़्यादा दे देंगे और ये है एक शॉर्ट डे प्लांट तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। डे न्यूट्रल प्लांट है तो कोई फर्क नहीं होता, फ्लावरिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, ये आप पिक्चर से बहुत ही क्लियर और डिटेल समझ सकते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ को एसटीपी, एलडीपी एंड डे न्यूट्रल से कैसे हमें रिलेट करना है। सो अब हम बारी बात है, hence it can be said that flowering in certain plants depends not only on the combination of light and dark exposure but also their relative duration. This response of plants to period of day or night is termed as photoperiodism. इसको हमने बहुत ही अच्छे से अभी डिस्कस किया है। तो आखिर एक्चुअली इसमें होता क्या है? जब ये लाइट पड़ती है तो इसमें हो क्या रहा है, क्या हो जाता है जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या कुछ सिंथेसाइज होता है, और अगर सिंथेसाइज होता है तो कहाँ हो रहा है? इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वाइल शूट एपाइक्सिस मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग एपाइक्सिस प्रायर टू फ्लावरिंग। अब इसका क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज शूट एपेक्स ऑफ प्लांट्स by themselves cannot perceive photoperiodism. The site of perception of light या dark duration are the leaves. Very very important. उट फोटोपीरियडिज्म का इफेक्ट होता कहाँ है ना? उसे परसीव कौन कर रहा है? तो लीफ करती है। करती क्या है उसके बाद? फ्लावरिंग कैसे रिस्पॉन्स इंड्यूस करवा रही है? तो उसी को डिस्कस करने के लिए अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे
तो मान लीजिए ये एक लीफ है, ये एक लीफ है और इस लीफ में अगर आप देखें, इस लीफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर शूट के एपेक्स में, यहाँ पर क्या है, यहीं पर रिप्रोडक्टिव बर्ड और यहीं पर फ्लावरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर फ्लावरिंग अगर हो रही है तो आखिर हो क्या रहा है, सनलाइट का एक्सपोजर आया इस लीफ पर और जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इसके फोटोक्रोम्स, यहाँ पर इसके फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम एक तरह का रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, जिसने इस फोटो को अपने पास लिया और इसने क्या किया, एक केमिकल बनाया जिसका नाम है फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन का मतलब होता है फ्लावर इंड्यूसिंग एजेंट, फ्लावर इंड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरिजेन। साइट ऑफ सिंथेसिस इसकी कहाँ है, साइट ऑफ सिंथेसिस फ्लोरिजेन की अगर हम कहाँ पूछे तो कहाँ है, तो साइट ऑफ सिंथेसिस इसकी है लीव्स। ये कैसा फ्लोरिजेन एक कैसा हार्मोन है, तो ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, हाइपोथेटिकल हार्मोन। क्यों हाइपोथेटिकल है, क्योंकि इट इज नॉट आइसोलेटेड येट, ये अब तक इसकी आइसोलेशन नहीं हुई है, इसीलिए हमने इसको बोला है हाइपोथेटिकल हार्मोन। और ये बना है कहाँ पर, लीफ में। फाइटो जो रिसेप्टर है फाइटोक्रोम, वो कहाँ है, लीफ में। और तब जाकर ये कहाँ जा रहा है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रही है, देखिए यहाँ हो रही है और तब जाकर ये पहुंच रहा है इसके पास और यहाँ जाकर इसने फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई, इसने यहाँ पर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई। तो सिग्नल ऑफ फोटो पैरोडिज्म एक्शन क्या है, लीफ टू परसीव लाइट, लीफ इज हैविंग फाइटोक्रोम जो कि एक लाइट का रिसेप्टर है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरिजेन जो कि एक क्या कर रहा है, एक आपका हाइपोथेटिकल हार्मोन है। तो फ्लोरिजेन इंड्यूसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल बर्ड। फ्लोरिजेन कहाँ से कहाँ मूव किया, बना था लीफ में, बनकर कहाँ गया, तो वेजिटेटिव शूट के पास। द फ्लोरिजेन मूव्स फ्रॉम द लीफ टू द वेजिटेटिव शूट और वहां जाकर इसने फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई। ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर फोटो पैरोडिज्म, ठीक है। इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस, हाइपोथेटिकल है ये, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स टू द शूट एपेक्स, किसको इंड्यूस करने के लिए, फ्लावरिंग, ठीक है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन फोटो पैरोडिज्म से लेकर। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज इधर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि या तो क्वांटिटी, अगर हम इसको स्लाइड पर चलें तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहला ये टॉपिक क्या है, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में क्या होता है कि इट इज क्वालिटेटिव और आप कह लें क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्वालिटी, कितनी क्वालिटी, और यहां पर बात करें क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी। क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो क्वालिटी में मतलब कि कितनी है ना, और क्वांटिटी मतलब कितने दिन तक। तो ये तो बिलो
7 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो कितने दिनों तक, तो फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज। जैसे कि 10-12, 10-15 दिन की अगर हम बात करें तो ये होनी चाहिए अबाउट 10-15 डेज। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फ्यू डेज हम बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर वर्नलाइजेशन एक्चुअली करता क्या है, इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है एक एग्जाम्पल को लेकर। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है 3 प्लांट्स को लेकर एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करती है। एक है आपके पास वीट, एक है आपके पास ओट, आप बार्ले ले लें, राई ले लें, है ना, अगर इन सबको अगर आप ले लें, क्योंकि ये एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, ठीक है। तो अगर हम देखें वीट, बार्ले, राई, ठीक है, इनमें क्या होता है, 2 वेराइटीज हैं, इनके 2 वेराइटीज हैं, इन प्लांट्स के 2 वेराइटीज हैं। कौन कौन से वेराइटीज, कौन कौन से 2 वेराइटीज हैं? एक इनका वेराइटी है जिसे आप कहते हैं स्प्रिंग वेराइटी, स्प्रिंग वेराइटी। दूसरे वेराइटी को आप कहते हैं विंटर वेराइटी, विंटर वेराइटी। तो आखिर ये स्प्रिंग वेराइटी एंड विंटर वेराइटी क्या होते हैं, ये देखिए। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने 2 सीजन ले लिए, समर और ये ले लिया विंटर। जब हम समर से मूव करें तो हमें बीच रास्ते में ऑटम सीजन आएगा, ऑटम, ठीक है। और जब हम विंटर से समर की तरफ मूव करेंगे तो हमें बीच रास्ते में स्प्रिंग मिलेगा, है ना, स्प्रिंग मिलेगा ना, जिस सीजन में आपके पास आता है बसंत पंचमी ना। अब हम बात करते हैं कि ये दो दो वेराइटीज हैं, अब उनका क्या मतलब है, हम क्या इससे इंफॉर्मेशन निकालें। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये एनुअल प्लांट्स हैं, वीट, ओट, बार्ले, राई, दे आर द एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स का मतलब ये हुआ दे कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन। एक सीजन के अंदर ही इनकी आप सीड जर्मिनेट करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो जाती है, प्लांट ग्रो भी कर जाएगा, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, फ्रूटिंग एंड उसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंगो है, मैंगो पेरिनियल प्लांट है। आप ऐसा नहीं करते कि मैंगो का प्लांट आप लगाते हैं उसी साल में उसके पूरी प्लांट्स ग्रो कर जाएं, फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्रूटिंग हो जाएगी एंड देन उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं होता। और उसी प्लांट के ऊपर हर साल फ्रूट्स आएंगे, हर साल फ्रूट्स आएंगे, वो एक पेरिनियल प्लांट है। एनुअल प्लांट जैसे कि राइस की अगर आप बात करें तो राइस क्या है, एक एनुअल प्लांट है, एक ही सीजन के अंदर उसकी बीज को आपने सो किया, उसके सीड की जर्मिनेशन हो गई, ग्रोथ हो गई, पॉलिनेशन हो गया, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सब कुछ, हार्वेस्टिंग, एक सीजन के अंदर इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल, उसे हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। जिन प्लांट्स को 2 सीजन चाहिए, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बायनियल प्लांट, जैसे कि कैबेज, कैरेट, ठीक है, बीट, ये सब हो गए आपके पास, बीट रूट, ये सब हो गए बायनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो 1 ईयर टू कंप्लीट इज लाइफ साइकिल एनुअल, 2 ईयर्स टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल बायनियल, मेनी ईयर्स पेरिनियल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि ये एग्जाम्पल्स क्या है, ये एक एग्जाम्पल्स है एनुअल प्लांट्स के, ये एक एग्जाम्पल्स है एनुअल प्लांट्स के। एनुअल प्लांट्स मतलब विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, which completes its life cycle in 1 सीजन। एक ही सीजन में या 1 ईयर की बात कर लें तो उसमें क्या हो जाएगी, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें इस 2 वेराइटीज का क्या मतलब है। अच्छा, अब विंटर जो वेराइटी है, मान लीजिए ये विंटर वेराइटी है, तो विंटर वेराइटी को, विंटर वेराइटी की हम बात कर रहे हैं, इसे हम कब इस हम बीज को कब सो करेंगे। सो विंटर वेराइटीज आर सोन इन ऑटम, आर सोन इन, बीज को हम कब बोएंगे, इन ऑटम, ऑटम, ऑटम में। अब ऐसा क्यों,
अब ध्यान से सुनिए कि हम इसको ऑटम में क्यों इसके बीज को लगाएंगे। ये देखिए, ये रहा विंटर वैरायटी, यानी कि वैरायटी कौन सा है, विंटर। हमने बीज कब लगाया, ऑटम सीजन में। ठीक है, ऑटम सीजन में हमने बीज लगा दिया। तो अब इस सीड को लगाने के बाद क्या होगा कि अब वक्त गुजरेगा, इस सीड में धीरे धीरे जर्मिनेशन शुरू होगी और धीरे धीरे इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी सीडलिंग ही बनेगा, अभी सीडलिंग बनेगा, छोटा बेबी पौधा बनेगा, बेबी प्लांट बनेगा इसमें। और अभी रिप्रोडक्शन नहीं हुई है इसमें, अभी बस बेबी प्लांट बना है। अब यहाँ पर विंटर बहुत अच्छे से आ चुका है। आपको याद होगा कि विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में 10-15 डेज के लिए बहुत ही चिल्ड ठंड पड़ती है ना। 10-15 डेज के लिए बहुत ही चिल्ड ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब वो बहुत ज़्यादा ठंड हमें तो बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो प्लांट्स के लिए, ऐसे प्लांट्स के लिए जो विंटर वेराइटीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। क्या होता है एक्चुअली कि उस 10-15 डेज के अंदर उन प्लांट्स को जो जर्मिनेट करके सीडलिंग्स बना चुके हैं ऑलरेडी, उन अब इस दौरान उनकी ग्रोथ नहीं होगी। इस दौरान उनको वो ठंड वाली इफ़ेक्ट मिल जाएगी, जिसके कारण जब ये वो वक़्त गुज़रेगा, जब ये प्लांट्स अब इस टाइम को क्रॉस करके अब ये इनमें वो इफ़ेक्ट आ चुका है, ठीक है? अब इसमें इफ़ेक्ट आ चुका है और धीरे-धीरे अब ये क्या करेंगे, अब ये जैसे-जैसे ये वक़्त गुज़रता जाएगा, ये प्लांट बढ़ते जा रहे हैं और अब जाकर इनमें क्या हो जाएगी, अब आप देख पाएँगे कि इनमें फ्लावरिंग होने लगी। ठीक है, अब आप देख पाएँगे कि इनमें फ्लावरिंग होने लगी। इन फ्लावरिंग को होने के लिए इनका ये इफ़ेक्ट लेना बहुत ज़रूरी था। सो विंटर वैरायटी को ऑटम में शो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर आते-आते वो प्लांट बन जाएँगे, एक छोटा बेबी प्लांट बन जाएगा और यहाँ पर वो 10-15 डेज़ के अंदर उसको वो ठंड वाली वो इफ़ेक्ट मिल जाएगी, वर्नालिन इफ़ेक्ट। और उस प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन उस ठंड का इफ़ेक्ट प्लांट के अंदर आ गया, जिसकी वजह से अब वो क्या करेगा, उस इफ़ेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी उस प्लांट की, अब जाकर उसकी फ्लावरिंग यहाँ हो जाएगी। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हम बारी में बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ स्प्रिंग वैरायटी। तो विंटर वैरायटी क्लियर, नाउ आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ रिलेटेड टू स्प्रिंग वैरायटी। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग वैरायटी को लेकर। स्प्रिंग वैरायटी, इसे हम कब लगाएंगे? देखिए, इसके लिए भी अगेन स्प्रिंग वैरायटी को हम क्या करते हैं, अगेन हम सीजन ले रहे हैं आपके पास, समर एंड विंटर। जैसे जैसे हम समर से विंटर की तरफ जाएंगे हमें क्या मिलेगा, ऑटम। और जैसे जैसे विंटर से आप समर की तरफ जाओगे आपको क्या मिलेगा, स्प्रिंग। ठीक है, आपने कौन सी वैरायटी की बात की, स्प्रिंग वैरायटी की। स्प्रिंग वैरायटी कब आप शो करोगे, दे आर शोन आफ्टर विंटर। विंटर के बाद आप स्प्रिंग वैरायटी को शो करते हो, यानी कि ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। और इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, इन मिड समर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअली कब कब करते हो आप इसे, स्प्रिंग वैरायटी को आप शो कब करोगे, स्प्रिंग वैरायटी आर शोन, बीज कब हम बोएंगे, शोन आफ्टर विंटर। विंटर के बाद हम बीज को बोएंगे। ठीक है, आफ्टर विंटर। ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन मिड समर। अब यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि विंटर वेराइटीज इफ सोन, अगर यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर एक विंटर वेराइटी है, यहाँ से रिलेटेड करके पूछ रही है कि अगर एक विंटर वेराइटी को, इफ विंटर वेराइटी इफ सोन आफ्टर विंटर, अगर विंटर वेराइटी है, ऐसे नॉर्मली हमने कब उसको शो किया था, ऑटम में। ऑटम में हमने उसके बीज को बोया था, ऑटम में बोया था, तब ये सब कुछ सही चला था। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि क्या होगा अगर एक विंटर वेराइटी को आप ऑटम में ना रोकर कब शो करोगे आप, आफ्टर विंटर, यानी कि विंटर के बाद अगर आप लगाओ। तो क्वेश्चन पूछती है कि अगर एक विंटर वेराइटी हो और विंटर वेराइटी को कब आप लगा रहे हो, आफ्टर विंटर अगर आप लगा रहे हो, इफ इट इज शोन आफ्टर विंटर, तो क्या होगा। तो अगर आप इसको आफ्टर विंटर लगाओगे तो इसमें वो वर्नालिन, ये जो कड़क वाली ठंड वाली जो इफेक्ट थी ना, वर्नालिन इफेक्ट, वो नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण इट विल फेल टू फ्लावर,
फेल टू फ्लावर, फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या निकला आंसर कि एनसीईआरटी कहती है इफ विंटर वेराइटीज आर शोन आफ्टर विंटर, ठीक है, इट विल फेल टू फ्लावर। इफ आंसर क्या था, क्यों हुआ फेल टू फ्लावर, क्योंकि उसे वो 10-15 डेज की जो विंटर सीजन में जो वर्नालिन इफेक्ट मिली थी, कड़ाके की ठंड वाली जो इफेक्ट मिल गई थी, जिसके कारण उसमें फ्लावरिंग हुई, वो नहीं हो पाएगी। तो आखिर इस 10-15 डेज में उसको कड़ाके की ठंड में इफेक्ट जो मिली वो था क्या, ये था, उसको मिला था वर्नालिन। वर्नालिन, वर्नालिन अगेन अ हाइपोथेटिकल हार्मोन। ये भी क्या है, यानी कि हमने दो हाइपोथेटिकल हार्मोन पढ़े, वर्नालिन एंड फ्लोरिजन। वर्नालिन एंड फ्लोरिजन ये दो क्या है, हाइपोथेटिकल हार्मोन, आर हाइपोथेटिकल, आर हाइपोथेटिकल हार्मोन, हार्मोन्स। ठीक है, सो वर्नालिन एंड फ्लोरिजन आर हाइपोथेटिकल हार्मोन। हाइपोथेटिकल क्यों, क्योंकि आर नॉट आइसोलेटेड येट। ठीक है, ये इसका काम। दूसरा इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो बाइनियल प्लांट्स है, बाइनियल प्लांट्स जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखें, इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development late in the growing season and enable the plant to have sufficient time to reach maturity. Vernalization refers especially to the promotion of flowering by a period of low temperature. Some important food plants जैसे कि wheat, barley, rye have two kinds of varieties, winter varieties and spring varieties, जिसका डिस्कशन हमने अभी किया है। The spring varieties are normally planted in the spring and come to flower and produce grain before the end of the growing season. Winter varieties, however, if planted in spring, would normally fail to flower to produce mature grain within a span of a flowering season. Hence, they are planted in autumn. यही बात की गई है कि विंटर वेराइटीज को कब आप लगाएंगे, विंटर के बाद नहीं लगाएंगे, उसको ऑटम में लगा देंगे, यानी विंटर के पहले ही लगा देंगे, ताकि विंटर आते आते उसको वो कड़ाके की ठंड वाली इफेक्ट मिल जाए, जिसके थ्रू वर्नालिन हार्मोन बन जाए जो इंड्यूस करवा दे फ्लावरिंग। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। यही बात की गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नालेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट्स। Biennial plants are monocarpic plants that normally flower and die in the second season. Biennial plants कौन से होते हैं, किन्हें आप कहते हैं biennial plants? Biennial plants they require 2 season, है ना, इनको 2 सीजन चाहिए। फर्स्ट सीजन में ये क्या करते हैं, it requires 2 season to complete its life cycle. It takes या requires 2 season, 2 season to complete its लाइफ साइकिल। ठीक है, फर्स्ट सीजन में ये क्या करते हैं, फर्स्ट सीजन में ये ग्रो करेंगे, फर्स्ट सीजन में फ्लावर नहीं करेंगे, एंड सेकेंड सीजन में क्या करेंगे, इनमें फ्लावरिंग होगी, ये फ्लावर्स। ठीक है, सेकेंड सीजन में। तो 2 सीजन में ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कैरेट, बीटरूट, चुकंदर जिसे आप कहते हैं, एंड कैबेज। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या कहा है एनसीईआरटी कि अनदर एग्जाम्पल इसने ले लिया, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल्स। Subjecting the growing of a biennial plant to a cold treatment stimulates a subsequent photoperiodic flowering response. ठीक है, ये कहता है कि they are grown before winter, they grow their vegetative parts in first season। यानी कि अगर हम बात करें एक बाइनियल प्लांट की, ठीक है, तो ये रहा समर सीजन, ये रहा समर सीजन, और ये रहा इनका विंटर सीजन। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को हम क्या करेंगे, कब ग्रो करेंगे, देखिए होता क्या है, ये कैसे करते हैं, ये इस सीजन में यहाँ पर इस जगह पर इनको ग्रो करवाया जाता है, इनको ग्रो करवाया जाता है, ये ग्रो करेंगे। ठीक है, इनके प्लांट्स निकलेंगे, लीफ वगैरह निकलेगा,
एक सीज़न कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है? एक सीज़न कंप्लीट हो गया, अब दूसरे सीज़न में क्या करेंगे? वापस से दूसरे सीज़न में क्या करेंगे ये? अब फिर से नेक्स्ट सीज़न आएगा, तब जाकर अब इसमें क्या करेंगे? अब इनमें फ्लावरिंग वगैरह शुरू होगी, ठीक है? सो इट रिक्वायर्स 2 सीज़न। अब वर्नलाइजेशन के इफ़ेक्ट से क्या करते हैं हम? बाइनियल प्लांट, एक रोल इसका पूछा जाता है कि वर्नलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं? बाइनियल प्लांट को आप एनुअल प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सीड डोरमेंसी, ठीक? तो सीड डोरमेंसी को क्या कर रहे हैं? सीड डोरमेंसी का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है, वो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? कि सीड डोरमेंसी क्या होती है? जब तक सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रही है। इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, ठीक है? उसे हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें लो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फ्लोरिजेन का कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल हार्मोन का कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी यहाँ डिस्कस किए हुए हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन का प्लीज़ यूज़ करें और वहाँ आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें, जिसको भी आपको लगता है कि वो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उसको इसकी ज़रूरत है, तो आप उसे उसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप सो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।